हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर अनदर टॉपिक जिसका कि नाम है ऑडिट ऑफ एनजीओज यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका बेसिक मीनिंग समझते हैं। एनजीओ कैन बी डिफाइंड एज द नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अब ये अपना पैसा कहाँ से रेज करते हैं? देखिए, रेजेस फंड फ्रॉम मेंबर्स, यानी जो एनजीओ के मेंबर्स हैं वो, या फिर कुछ डोनर्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो उनको मॉनिटरी फॉर्म में एनजीओ को देते हैं। तो इस तरीके से इनका फंड रेजिंग होता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अलावा यानी मॉनिटरी फॉर्म के कंट्रीब्यूशन के अलावा कुछ लोग जो डोनेशन करते हैं, डोनेशन ऑफ टाइम, एनर्जी एंड स्किल्स, यानी अपनी स्किल्स का, अपने टाइम को डिवोट करके वो एनजीओज की हेल्प करते हैं ताकि एनजीओज अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पहली लाइन में हमने पढ़ा कि प्रॉफिट अर्न करना, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इम्पार्टिंग एजुकेशन, यानी एजुकेशन देना, प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज, है ना, इकोनॉमिक असिस्टेंस टू पुअर, यानी उनकी मॉनिटरी फॉर्म में हेल्प कर देना जो पुअर लोग हैं, या डिजास्टर में लोगों की मदद करना, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, कुछ इमरजेंट यानी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, तो उसमें लोगों की हेल्प करना एनजीओ का पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो अब देखिए, बेसिक मीनिंग हो गया। अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए, एनजीओ का इनकॉर्पोरेशन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। अब हमें ऑडिट ऑफ एनजीओ पढ़ना है, यानी ऑडिटर को क्या क्या चीजें, स्पेशल कंसिडरेशन देनी पड़ेगी वाइल डूइंग दी ऑडिट ऑफ एनजीओ। तो ऑडिट करने से पहले सिंपल सी बात है, वो किस तरीके से इनकॉर्पोरेट हुआ है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका इनकॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन किस लीगल फॉर्मेट में हुआ है, वो समझना बहुत जरूरी है, ताकि उस पर्टिकुलर एनजीओ के ऊपर कौन से रूल्स, रेगुलेशन, स्टैट्यूट लग रहे हैं वो ऑडिटर समझ पाए और उसको ऑडिट कर पाए। तो देखिए ना, एनजीओ तीन तरीके से रजिस्टर हो सकता है, इनकॉर्पोरेट हो सकता है स्टूडेंट्स। पहले ट्रस्ट की तरह, अगर वो ट्रस्ट की तरह रजिस्टर है, इनकॉर्पोरेट है, तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट उसके ऊपर लागू हो जाएगा। अगर वो सोसाइटी की तरह रजिस्टर है तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट उसके ऊपर लागू हो जाएगा। और अगर वो सेक्शन 8 कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत है, तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लागू हो जाएगा। यही सेम चीज हमने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के ऑडिट में भी पढ़ी थी, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो यानी उसका मेन लीगल ना स्ट्रक्चर क्या है, उसका इनकॉर्पोरेशन किस फॉर्मेट में हुआ है। तो तीन फॉर्मेट हो गए, ट्रस्ट की तरह, सोसाइटी की तरह, सेक्शन 8 कंपनी की तरह। तो जिस भी फॉर्मेट में, जिस भी स्ट्रक्चर में हुआ है, तो उसके रिस्पेक्टिव एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। अब ये तीन अलग अलग तरीके हैं। इसके अलावा दो कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि लागू होंगे ही होंगे, चाहे कि वो ट्रस्ट की तरह हो, सोसाइटी की तरह हो, सेक्शन 8 कंपनी की तरह हो। तो वो दो एक्ट हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब देखिएगा स्टूडेंट, इनकम टैक्स एक्ट तो आपको पता ही है। अब देखिए, दूसरा जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट तब लगता है जब कोई एनजीओ या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पास जो कंट्रीब्यूशन आता है वो किसी फॉरेन सोर्स से आता है, यानी आउट ऑफ द कंट्री से कोई कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है, तो उसके ऊपर ये वाला एक्ट लागू हो जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि एनजीओ का जो फंड रेज करने का सोर्स क्या होता है और उस फंड को वो कहाँ कहाँ अप्लाई करती है, यानी उसका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मेन सोर्सेस ऑफ फंड, तो ये हम अगली स्लाइड में डिटेल में कवर करने वाले हैं। डोनेशन एंड ग्रांट्स, कुछ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, कुछ रिवॉल्विंग फंड के टुवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूशन आया है, एक्विजिशन ऑफ द स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स के लिए कुछ डोनेशन आया है, या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन इन काइंड, यानी मॉनिटरी फॉर्म के अलावा कुछ अगर कॉन्ट्रीब्यूशन आया है तो इन काइंड। अब ये यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट में फंड आया उसको एप्लीकेशन, यानी वो यूज कहाँ पे करेगी, अपने एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट को, यानी ईएसआई, पीएफ, एम्प्लॉइज की सैलरी, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, कुछ मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे के लिए, कुछ भी उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं फंड रेजिंग के लिए, प्रोग्राम चल रहे होते हैं, कुछ इवेंट चल रहे होते हैं, तो उनको मीट आउट करने के लिए जो खर्चा लगता है। और जो एनजीओज आगे, जैसे हमने पढ़ा था कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को, यानी इम्पार्टिंग एजुकेशन के लिए, पुअर की हेल्प करने के लिए, तो जो भी चैरिटी करती है तो उसमें उनका फंड यूज होता है। इसके अलावा डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी किसी दूसरे एनजीओ को डोनेशन देना है, किन्हीं लोगों को, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस को, अगर वो अपने बिहाफ पे डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन करती हैं तो वो वहां पे अपना जो फंड होता है यहाँ पे भी यूज करती हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, जो भी डोनेशन और ग्रांट रिसीव होते हैं एनजीओ को, सबसे पहला होता है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, यानी जो भी प्रमोटर जो भी एस्टेब्लिश करते हैं, जो भी इनकॉर्पोरेट करते हैं एनजीओ को, तो वो अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसको प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये कैपिटल रिसीट के फॉर्मेट में होता है, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। अब इसमें दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जो भी प्रमोटर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, पहला तो फॉर्मेट ऑफ कॉर्पस कॉन्ट्रीब्यूशन की तरह होता है। अब कॉर्पस कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल को कॉर्पस कहते हैं, तो वही कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन या कॉर्पस कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये तो सिंपल बात है। अब दूसरा, एक नई चीज है यहाँ पे, रिवॉल्विंग फंड की तरह भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब रिवॉल्विंग फंड क्या होता है? रिवॉल्व करना यानी घूमते रहना। तो फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रमोटर ने 5 लाख रुपए का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया है और वो चाहता है उसको रिवॉल्विंग फंड की तरह यूज किया जाए। तो रिवॉल्विंग फंड का मतलब होता है इस 5 लाख रुपए को एनजीओ क्या करेगा, एज इट इज आगे किसी
टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए आगे किसी दूसरे एनजीओ को एज लोन दे देगा, यानी टेम्पररी लोन गिविंग पर्पस के लिए जो रिवॉल्व किया जाता है फंड, तो वो रिवॉल्विंग फंड कहलाता है। यानी जैसे ही प्रमोटर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया तो वो एज इट इज आगे किसी दूसरे एनजीओ को या फिर किसी बेनिफिशियरी को उसके प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए टेम्पररी पर्पस के लिए लोन दे देना कहलाता है रिवॉल्विंग ऑफ फंड। यानी वो फंड घूमता रहेगा किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे ही वो पर्टिकुलर पर्पस और टाइम पीरियड खत्म हो गया वो वापस एनजीओ के पास आ जाएगा और वापस ये 5 लाख रुपए किसी दूसरे पर्पस के लिए किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिशियरी को एज लोन दे दिया जाएगा। तो ये दो तरीके से प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन यूज होता है। अब देखिए दूसरा कौन सा फॉर्मेट होता है, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन मेड विद स्पेसिफिक डायरेक्शन। यानी किसी फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने 2 लाख रुपए का कोई एनजीओ को आगे ग्रांट दे दिया, कुछ कंट्रीब्यूशन दे दिया, अब उसने कुछ कंडीशन लगा दी कि ये वाला जो मेरा 2 लाख रुपए का ग्रांट है, कुछ डोनेशन है, वो पर्टिकुलर पर्पस यानी कुछ एजुकेशन देने के लिए या पुअर रिलीफ के लिए, है ना, किसी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, जो भी स्पेसिफिक डायरेक्शन वो डोनर देगा उसके लिए वो यूज होगा। अब नेक्स्ट है फॉर स्पेसिफिक फिक्स्ड असेट्स। यानी कोई फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का कोई फंड आया है, कोई कंट्रीब्यूशन आया है कि पर्टिकुलर फर्नीचर खरीदने के लिए ही होना चाहिए, है ना, कुछ फिक्स्ड असेट्स के लिए होना चाहिए, कुछ इक्विपमेंट के लिए होना चाहिए, तो उसके लिए पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। और कंट्रीब्यूशन इन काइंड यानी वो मॉनिटरी फॉर्म में नहीं हो कि कुछ लैंड दे दी, अपनी कुछ जमीन दे दी, कुछ बिल्डिंग्स दे दी, कुछ अपने व्हीकल्स दे दिए, ऑफिस इक्विपमेंट्स दे दिए, तो इस तरीके से भी उनका सोर्सेस ऑफ फंड होता है एनजीओज का। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में रिवॉल्विंग फंड पढ़ा, तो उस रिवॉल्विंग फंड पे जो हमने लोन का अमाउंट की तरह उसको हम आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का इनकम आती है उसको दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है एनजीओ के द्वारा। तो ये दो तरीके से ट्रीटमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए जिसमें दो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, एक तो डोनर जो है यानी जिसने वो डोनेट किया है अमाउंट, जैसे प्रमोटर हो गया या फिर कोई दूसरा डोनर है, तो उसने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। या फिर इसमें दूसरा पॉइंट हो सकता है कि एनजीओ के खुद के कुछ रूल्स रेगुलेशन है क्या फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन द रिवॉल्विंग फंड। तो इसको दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। पहला तो जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है वो वापस हम एज इट इज, जो हमारे जैसे एग्जाम्पल में 5 लाख रुपए का रिवॉल्विंग फंड था, तो जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट है हम उस 5 लाख में ऐड कर दें और उसके साथ उसको आगे लोन देने के पर्पज के लिए यूज करें। फॉर एग्जाम्पल 10,000 की अगर इंटरेस्ट इनकम है तो जैसे ही वो आई तो उसको वापस 5 लाख में जोड़ दिया, और नेक्स्ट टाइम अगर लोन देने के लिए हमें फंड यूज करना है तो 5,10,000 रुपए हम आगे उसमें लोन देने के लिए यूज करेंगे। और दूसरा इसका ट्रीटमेंट हो सकता है इंटरेस्ट का, हम सिंपल इस 10,000 रुपए को इस लोन के अमाउंट में ना जोड़ के अपनी इनकम यानी एनजीओ की इनकम की तरह ट्रीट कर लें और उसको इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में डाल दें। तो ये दो तरीके से इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द रिवॉल्विंग फंड। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट। यानी अभी तक तो हमने जनरल पॉइंट्स देख लिए, यानी सोर्स ऑफ फंड्स क्या हो सकते हैं एनजीओ का, एप्लीकेशंस यानी वो कहाँ कहाँ पे उसको इस्तेमाल करते हैं जितना भी फंड आया है। अब हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट। तो सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट, यानी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है एनजीओ का। तो ऑडिटर ऑफ द एनजीओ, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्टूडेंट्स की सोसाइटी की तरह रजिस्टर हो सकता है एनजीओ, ट्रस्ट के फॉर्म में रजिस्टर हो सकता है और कंपनी की तरह यानी सेक्शन 8 कंपनी की तरह भी रजिस्टर हो सकता है। तो अगर तो वो सोसाइटी और ट्रस्ट की तरह रजिस्टर है एनजीओ, तो उसके जो मैनेजमेंट है उस ट्रस्ट का, उस सोसाइटी का, वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। और अगर जो एनजीओ है वो सेक्शन 8 कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेटेड है तो उसका जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो उस कंपनी के सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर्स करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट वाइल प्लानिंग दी ऑडिट, यानी अब जो भी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो एनजीओ का ऑडिट करेगा, तो वो उस ऑडिट की प्लानिंग के दौरान कौन कौन से मैटर्स ध्यान में रखेगा वो देखिएगा। सबसे पहले नॉलेज ऑफ द एनजीओ वर्क, यानी जो एनजीओ का काम है वो क्या है, उनका वर्क एरिया क्या है, एनजीओ के मिशन, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। इसके अलावा है अपडेटिंग दी नॉलेज, यानी जो फर्स्ट पॉइंट में नॉलेज आया था उसको अपडेट करने के लिए ऑडिटर देखेगा कि अपडेटिंग दी नॉलेज ऑफ रेलिवेंट स्टेट्यूट, यानी कौन से एक्ट लग रहे हैं पर्टिकुलर एनजीओ पे और उसके रिस्पेक्ट में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं क्या, कुछ जुडिशियल डिसीजन लिए गए हैं क्या, यानी कोर्ट के द्वारा कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन है क्या उस रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट ऑडिटर देखेगा वाइल प्लानिंग दी ऑडिट ऑफ एनजीओ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट एंड देयर रिपोर्ट, यानी कुछ लीगल सूट के रिगार्डिंग है, कुछ वैल्यूएशन का मैटर है तो उसके रिस्पेक्ट में एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया था क्या, उसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं। और प्रीवियस ईयर की कोई ऑडिट रिपोर्ट है तो वो एक बार ऑडिटर गो थ्रू करेगा। रिव्यूइंग द लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वही है लीगल फॉर्म यानी ट्रस्ट की तरह है, सोसाइटी की तरह है, सेक्शन 8 कंपनी है तो उसके मेमोरेंडम और एमओए एओए और जो भी रूल्स रेगुलेशन है उस लीगल फॉर्म के अकॉर्डिंग वो एक बार ऑडिटर देख लेगा। रिव्यूइंग द एनजीओस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, यानी उनके आपस में किस तरीके से पॉलिसीज बनी हुई है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, हायरार्की क्या है ना, और उसके रिस्पेक्ट में बजटरी पॉलिसीज क्या है, तो ये सब एक बार ऑडिटर गो थ्रू करेगा।
एग्जामिनेशन ऑफ मिनट्स, मिनट्स यानी वही जो भी इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपस में ट्रस्टीज की जो भी मीटिंग्स होती है तो उसमें क्या डिसीजन लिए गए हैं, तो वो एक बार देखने के लिए उन डिसीजंस का कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट है कि नहीं है, तो वो सब असरटेन करने के लिए एक बार ऑडिटर मिनट्स देखेगा। और लास्ट है अपना स्टडी द अकाउंटिंग सिस्टम, प्रोसीजर क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है एनजीओ का, इंटरनल चेक्स कैसे लगे हुए हैं, तो ये सारी एक बार वाइल दी प्लानिंग, आप टॉपिक ध्यान से देखिएगा, वाइल प्लानिंग दी ऑडिट, अभी ऑडिट कर नहीं रहा उसको प्लान कर रहा है, तो प्लानिंग करने के लिए ये सारी नॉलेज ऑडिटर को होना जरूरी है। अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, ऑडिट प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में ऑडिटर को क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब ऑडिट प्रोग्राम मतलब यही है कि लिस्ट ऑफ दी वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, यानी पर्टिकुलर असेट्स को, लाइबिलिटीज को और इनकम को, एक्सपेंडिचर को पूरा चेक करने के लिए ऑडिटर क्या क्या इसमें स्टेप्स लेगा और क्या क्या पॉइंट्स चेक करेगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका ऑडिट ऑफ एनजीओ का। ऑडिट प्रोग्राम में ऑडिटर क्या क्या देखेगा, तो सबसे पहले कॉर्पस फंड, तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला स्लाइड है ये है हमारी लाइबिलिटी साइड के लिए, तो कॉर्पस फंड यानी कैपिटल का पोर्शन, तो इसमें कॉर्पस फंड ऑडिटर कैसे चेक करेगा कि जो भी ग्रांट, जो भी कंट्रीब्यूशन रिसीव हुए हैं टुवर्ड्स द कॉर्पस टू बी वाउच्ड विद द स्पेशल रेफरेंस टू द लेटर फ्रॉम द डोनर, यानी जो भी कॉर्पस फंड है वो ऑडिटर चेक करेगा लेटर ऑफ द, जो भी डोनर था उसके तरफ से जो लेटर आया है उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन थे। और दूसरा पॉइंट इसमें है कॉर्पस फंड में इंटरेस्ट इनकम जो भी आई है उस कॉर्पस फंड पे, तो वो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर से ऑडिटर चेक करेगा। और फिजिकल इन्वेस्टमेंट इन हैंड, यानी जो भी उसके पास सिक्योरिटीज है, कुछ उसकी डॉक्यूमेंट्स है, तो उससे एक बार उसकी इंटरेस्ट इनकम चेक कर लेगा। तो इसमें दो पॉइंट्स हो गए, पहला तो हो गया लेटर फ्रॉम दी डोनर और दूसरा इंटरेस्ट इनकम को इन्वेस्टमेंट रजिस्टर से चेक करेगा। दूसरा पॉइंट है रिजर्व्स के रिस्पेक्ट में, तो रिजर्व्स का मतलब जितने भी रिजर्व्स बने हुए हैं तो वही पर्टिकुलर कोई अमाउंट डायरेक्ट रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है क्या, तो वही डोनर लेटर से एक बार चेक कर लेगा। बोर्ड रिजोल्यूशन कुछ है, कुछ ट्रांसफर हुआ है कैपिटल टू रेवेन्यू रिजर्व, तो इस रिस्पेक्ट में एक बार बोर्ड रिजोल्यूशन और डोनर लेटर चेक करेगा। नेक्स्ट है ईयर मार्क फंड, ईयर मार्क फंड होते हैं स्टूडेंट्स कि जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई अमाउंट असाइड कर दिया जाता है और उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो उसको ईयर मार्क फंड कहते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में ऑर्डर चेक करेगा द रिक्वायरमेंट ऑफ द डोनर इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसा कुछ सी डोनर ने कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बताई थी क्या कि इसी पर्पस के लिए होना चाहिए और उसको अलग रख दिया जाएगा टिल दैट द इन यूटिलाइजेशन फॉर दैट पर्पस। तो अगर ऐसा कुछ है तो डोनर इंस्टीट्यूशन का कुछ रिक्वायरमेंट है, बोर्ड रिजोल्यूशन है इस रिस्पेक्ट में, रूल्स रेगुलेशंस क्या है एनजीओ के, तो वो एक बार ऑडिटर चेक करेगा। प्रोजेक्ट और एजेंसी बैलेंसेस, अब वाउच दी डिसबर्समेंट, जैसे स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि फंड रेज करने के लिए एनजीओ कुछ प्रोग्राम्स, कुछ प्रोजेक्ट्स टाइम टू टाइम कंडक्ट करवाता रहता है, तो उस रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना फंड था, उसमें से डिसबर्स्ड यानी यूज कितना हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, और जितना भी खर्चा हुआ है वो एज पर एग्रीमेंट है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें एक बार ऑडिटर चेक करेगा। नेक्स्ट है लाइबिलिटी साइड का लोन्स, दी वाउच दी लोन्स विद द लोन एग्रीमेंट, काउंटर फॉइल्स ऑफ द रिसीट इशूड, मतलब जितने भी लोन है ना दिए हुए हैं या लिए हैं उसने एनजीओ ने, तो लोन एग्रीमेंट का उस रिस्पेक्ट में एक बार देख लेंगे, और काउंटर फॉइल्स यानी उसकी कोई रसीद होगी तो उस रिस्पेक्ट में एक बार क्रॉस चेक हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए ऑडिट प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू असेट्स, अब असेट्स के रिस्पेक्ट में सबसे पहले फिक्स्ड असेट्स में, तो जितनी फिक्स्ड असेट्स की मतलब परचेज हुए हैं या फिर डिस्पोजल यानी सेल हुए हैं उस पर डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट हुआ है, तो ये सारा एक बार ऑडिट चेक करेगा। और जो भी डोनर, जैसे हम अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि कुछ स्पेसिफिक फिक्स्ड असेट्स एक्विजिशन के लिए भी कुछ डोनेशन आता है, कुछ ग्रांट दी जाती है, तो अगर ऐसे कोई फिक्स्ड असेट्स परचेज हुए हैं तो उसमें डोनर लेटर आया होगा, उसमें बताया होगा कि इसी पर्टिकुलर फिक्स्ड असेट्स के एक्विजिशन के लिए ही ये फंड यूज होना चाहिए, तो वो एक बार ऑडिटर डोनर का लेटर देख लेगा। और उसके अलावा कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके रिस्पेक्ट में टाइटल डीड्स चेक करनी रहेंगी। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में तो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर चेक किया जाएगा, सिंपल सी बात है। और एक बार ऑडिटर ये चेक करेगा कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्वेस्टमेंट जितने भी होने चाहिए वो एनजीओ के नाम पर ही होने चाहिए, किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम पर नहीं है, किसी मेंबर के नाम पर तो नहीं है, तो ये सारी चीजें एक बार ऑडिटर देखेगा। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जैसे किया हुआ है और उसके अलावा डिस इन्वेस्टमेंट, यानी कुछ इन्वेस्टमेंट जो पहले लिए थे वो या तो मेच्योर हो गए या फिर सेल हो गए, तो वो जो प्रॉपर डिस इन्वेस्टमेंट हुआ है प्रॉपर अप्रूवल के बाद ही हुआ है, यानी ऑथोराइज पर्पस ने उसके लिए अप्रूव किया है, और जितना भी अमाउंट आया है वो बैंक अकाउंट में उस इन्वेस्टमेंट को बेचने पे जितना भी प्रिंसिपल का अमाउंट है और इंटरेस्ट का अमाउंट है वो प्रॉपर एनजीओ के बैंक अकाउंट में आना चाहिए, ये ऑडिटर चेक करेगा इसमें। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं इसमें। नेक्स्ट कैश इन हैंड, तो वेरी सिंपल, फिजिकली वेरीफाई कैश इन हैंड यानी सरप्राइज चेक कर सकते हैं, एक बार पूरा काउंट हो जाएगा। और इसमें एक है इम्प्रेस्ड बैलेंस, इम्प्रेस्ड मतलब कि थोड़ा सा अमाउंट जो एडवांस की तरह दिया जाता है फॉर मीटिंग दी डेली पेटी एक्सपेंसेस, तो उस रिस्पेक्ट में इम्प्रेस्ड का बैलेंस कितना है वर्सेस एक्चुअल बैलेंस कितना है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से ऑडिटर एक बार टैली कर लेगा। नेक्स्ट है बैंक बैलेंस के लिए, तो सिंपल सी बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखेगा और जितने भी आउटस्टैंडिंग अनएडजस्टेड अमाउंट है उसको एक बार चेक कर लेगा।
और इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में वही इन्वेंट्री इन हैंड यानी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री, और इसमें एक है जैसे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लेगा कि इतनी इन्वेंट्री है, इसका पर्टिकुलर डेट पे बैलेंस शीट डेट पे कितना वैल्यूएशन बनता है और वो प्रॉपरली बैलेंस शीट में दिखाई हुई है कि नहीं दिखाई हुई है, तो इस रिस्पेक्ट में एक बार ऑडिटर चेक कर लेगा और मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ले लेगा। अब देखिए नेक्स्ट है, अभी तक हमने असेट्स और लाइबिलिटीज के फॉर्म में पढ़ लिया ऑडिट प्रोग्राम क्या होगा। अभी है रिसीट्स, यानी जितनी भी रिसीट्स हैं एनजीओ की उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर क्या देखेगा। द कंट्रीब्यूशन एंड ग्रांट फॉर द प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, चेक द एग्रीमेंट विद द डोनर, यानी क्या एग्रीमेंट था, किस रिस्पेक्ट में उसका यूज होना था, तो वो प्रॉपर यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। चेक ऑल दी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो हमने पढ़ा था अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी आउट ऑफ द कंट्री कोई कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है एनजीओ को, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 भी कंप्लाई करना पड़ेगा, तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर एक बार चेक करेगा। रिसीट्स फ्रॉम फंड रेजिंग प्रोग्राम, यानी भाई जो जितने भी फंड रेज करने के लिए कुछ प्रोग्राम हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उस रिस्पेक्ट में इंटरनल कंट्रोल क्या है ना, हु आर दी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ द फंड्स, यानी कलेक्ट कौन कर रहा है, और उसको प्रॉपरली जितना भी फंड कलेक्ट हो रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम से प्रोजेक्ट से, तो वो बैंक में जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, कितना आया है फंड, कितना जमा हो रहा है, कितना कैश रख रहे हो, तो इस रिस्पेक्ट में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, कुछ लूप होल तो नहीं है, तो ये एक बार ऑडिटर चेक करेगा। मेंबरशिप फीस हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मेंबर्स से भी वो सबसे पहले तो मेंबर्स उसको कुछ अमाउंट देते हैं टू मीट आउट द एक्सपेंसेस ऑफ द एनजीओस, तो मेंबरशिप फीस के रिस्पेक्ट में कितनी फीस रिसीव हो रही है, एनुअल बेसिस पे कितनी आ रही है, एंट्रेंस यानी वन टाइम फीस कितनी आ रही है एनजीओ को, एनुअल बेसिस पे कितनी आ रही है यानी साल बाय साल, और एक होता है लाइफ मेंबरशिप फीस यानी वन टाइम ही पूरे आप टेन्योर का दे देते हो, तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में क्या है रूल्स रेगुलेशन एनजीओ के, और जितनी फीस आ गई है और रिकवर कितनी होनी है, आउटस्टैंडिंग कितनी है, तो वो सब ऑडिटर एक बार चेक कर लेगा। सब्सक्रिप्शन, चेक दी सब्सक्रिप्शन रजिस्टर, तो रजिस्टर से एक बार चेक कर लेंगे। रिसीट जो इशू हुई है पर्टिकुलर सब्सक्राइब करने पे, और जितने भी ना मैगजीन्स हैं इसकी एनजीओ की, सर्कुलर्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, तो उसको सब्सक्राइब करने से कितनी इनकम आ रही है, कितनी रिसीट आ रही है, तो ये सब ऑडिटर चेक करेगा। इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, यानी जितने भी इन्वेस्टमेंट एनजीओ के नाम पर किए हुए हैं उस रिस्पेक्ट में जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है, डिविडेंड इनकम प्रॉपरली रिसीव हो रही है नहीं हो रही है ना, और जितने भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने नए करवाए थे उस रिस्पेक्ट में जितनी आनी है एक्रू हुई है यानी रिसीव हो गई है, और जितनी एक्रू हुई है, तो उस रिस्पेक्ट में क्या क्या प्रोसीजर है ऑडिटर एक बार पूरा चेक करेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेंसेस ऑफ द एनजीओ। अभी असेट्स हो गए, लाइबिलिटीज हो गई और रिसीट्स के रिस्पेक्ट में हो गया, अब लास्ट हमारा एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में ऑडिटर क्या चेक करेगा। तो फर्स्ट है प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो प्रॉपरली एज पर एग्रीमेंट जो भी डोनर के कॉन्ट्रीब्यूटर के साथ हुआ था उस रिस्पेक्ट में हुए हैं कि नहीं खर्चे, और अगर कोई प्रोजेक्ट या कुछ प्रोग्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह चल रहा है तो उस रिस्पेक्ट में प्रॉपर टैक्स जो डिडक्ट होना था वो डिडक्ट हो गया, और साथ में डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ है, और उस टीडीएस के जो रिटर्न्स थे वो प्रॉपरली फाइल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो ये पूरा एक बार ऑडिटर चेक करेगा। और लास्ट है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, यानी जो पीएफ है, जो ईएसआई है, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, वो प्रॉपरली डिडक्ट हो रहा है, कंट्रीब्यूट हो रहा है रिस्पेक्ट में जिसके भी ब्याह पे डिडक्ट हुआ था, और डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर, ये ऑडिटर एक बार चेक कर लेगा। और इसके अलावा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस ना एक्सपेंस हैं, जैसे पोस्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, ट्रेवलिंग हो गया, तो उस वो प्रॉपरली एनजीओ की वर्किंग के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये एक बार पूरा वर्किंग ऑडिटर चेक कर लेगा। तो ये था हमारा ऑडिट ऑफ एनजीओ। थैंक यू।